गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली कुछ क्लासों में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पे चर्चा कर रहे थे उसके एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आपने डिटेल से पढ़ लिया है, जिसको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, कैसे पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, कैसे डिफाइन हुआ है पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस, इन सब पे हम लोगों ने बात की है। ठीक है, आज हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है और उस पर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, या आप इसको कई जगह देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा रहता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल टर्म का मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पावर या एनर्जी, उसी से रिलेटेड होता है, तो आईपी लिखा रहता है। ठीक है ना। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्टकट का बहुत अच्छा मीनिंग नहीं निकलता, नहीं तो मैं इसके कई मीनिंग निकाल दूंगा, है ना। तो हमें फिलहाल आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, या शॉर्ट फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी को भी आप आईई लिखा होता है कई जगह, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके लिटरल मीनिंग पे आते हैं कि आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। और फिर हम उसकी डेफिनेशन, उस पे क्या मतलब है उसका, और साथ ही साथ उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ये लेफ्ट टू राइट जाने पर या डाउन द ग्रुप जाने पर किस तरह की प्रॉपर्टी पे वेरिएशन आता है, बढ़ता है, घटता है, बहुत सारी डिटेल पे हम लोग बात करेंगे, जितनी डिटेल पे हम लोगों ने पिछली क्लास में एटॉमिक रेडियस को किया था। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं आपसे कि आयनाइजेशन का मतलब क्या है, तो आयनाइज होने का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि आयनाइज्ड कर दिया हमने, तो आयनाइजेशन का सिंपल सा एक मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, मैटर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना और उसको आयंस में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, ठीक है, और अगर हम सोडियम को आयनाइज कर रहे हैं, सोडियम के एटम को आयनाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम Na+ या जो भी आयन बने उसमें हम आयंस में बदल रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, बाहर कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई बहुत सिंपल से टर्म की, जो उसका लिटरल मीनिंग है कि हम किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के बाद अगर उसको आप आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सिंपल सी बात, ये आयनाइजेशन हो गया। ठीक, लेकिन जब भी आप बात करते हो किसी डेफिनेशन की, जैसे कि मैंने बात की कि आयनाइजेशन एनर्जी आप किसको बोलेंगे, तो ऑब्वियस बात है डिफाइन करना होगा। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन निकाल देना और आयन बना देना आयनाइजेशन है, ये तो एक सिंपल सा लिटरल टर्म हो गया। बट जब भी आप डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसकी अपनी डेफिनेशंस होंगी, उनकी अपनी कंडीशंस होंगी। तो ये बात को समझना है ध्यान से। ठीक है, तो हम आयनाइजेशन पे आते हैं। तो जब भी हम आयनाइजेशन की बात कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले एटम को बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक एटम को यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और एक एटम आप जब ले रहे हैं, तो इस एटम को मैंने यहाँ पे बनाया, तो ऑब्वियस बात है कि ये न्यूक्लियस है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके बाहर शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब आपको मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में बता रखा है, बहुत बार आपने पढ़ लिया है। ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इस अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, जिसको आप जेड इफेक्टिव बोलते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू इसके साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, यानी इस तरह से बाइंडेड फॉर्म में न्यूक्लियस के साथ ये सभी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चूंकि मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात बता दी है कि जितना भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे होते हैं वो सभी कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जा रही होती है। तो ऑब्वियसली इस एटम के अंदर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा, यानी ईएनसी के साथ या जेड इफेक्टिव के साथ। ठीक है, तो फिलहाल मैं अब दूसरी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ
अच्छा, मान लीजिए मैं एक सैंपल ले लेता हूँ सोडियम का ही, सही। सोडियम मेरे पास मेटल है, और सोडियम मेटल है तो ऑब्वियस बात है वो सॉलिड स्टेट में होगा, और हम उसको लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं, हम लगातार उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए उसके अंदर, मैं इस पे बाद में 2 मिनट आता हूँ। पहले मैं एक सिंपल सा एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपके पास। मेरे पास सोडियम सॉलिड है, सोडियम मेटल मैंने ले ली, और वो सॉलिड फेज में। तो अगर आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक। तो अगर मैंने इसको एनर्जी दे दी तो क्या होगा, सबसे पहले ये सोडियम सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, होगा, जिसको आप प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। अच्छा, इसको हम लोग और अगर हीट कर दें तो सोडियम का गैसियस एटम बन जाएगा, ये लिक्विड हो गया, गैस एटम गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक। और फर्दर फिर आपने अगर टेम्परेचर दिया तब क्या होगा, तो जब गैस एटम फॉर्म में आता है, ऐसे देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने सैंपल में एनर्जी दी तो सीधा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके हर एक के अपने स्टेप हैं, सीधा एक साथ जंप नहीं कर सकता। तो हम किन किन स्टेजेस में जाएंगे, पहले सॉलिड है तो लिक्विड में गया होगा, लिक्विड से वो गैस के एटम में गया होगा, फिर अपनी फेजेस चेंज कर रहा होगा पहले तो। जब वो गैस एटम फॉर्म में पहुंच गया, उसके बाद भी आपने एनर्जी दी, तो उसके बाद जानते हैं अब क्या होगा, इसमें जो सोडियम होगा वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट पे एटम आ जाएगा। आप लोगों ने एटॉमिक में एक बात पढ़ी है, क्या एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन में जो जो किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेल से आगे चले जाए, इस सेल वाला और आगे चला जाए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन इन्हीं में से एक ये भी केस हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए और यहाँ पे आयन बन जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप आयनाइजेशन बोल सकते हैं। बट हमें जो डेफिनेशन की बात करनी होती है वो इस लास्ट पॉइंट से करनी, हम पूरे प्रोसेस को नहीं देखेंगे, है ना, पूरे प्रोसेस पे बात नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिला के हम लोगों ने एक बात समझी कि किसी सब्सटेंस को, किसी एटम को अगर आपको आयनाइज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस सब्सटेंस को, उस एटम को गैसियस फॉर्म में लाना होगा, पहली ये कंडीशन। तो आपको जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस एटम को गैसियस फॉर्म में लाइए। अच्छा, गैसियस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, कि वो सेपरेट हो जाए, उसके साथ से जुड़े हुए कोई दूसरा एटम न रहे। आप सब लोग जानते हैं कि गैस और सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टेंस को लेकर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को लेकर ही डिफरेंस है, बाकी सब तो एक ही चीज है, अगर वो डिस्टेंस हटा दी जाए तो एक ही बात है। तो जब मैं बात करता हूं कि सोडियम को हम गैसियस फेज में लाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एटम है उसको आपने बाकी किसी दूसरे एटम से जोड़ नहीं रखा है, बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, और इसको आप बोलते हैं आइसोलेट कर देना, ठीक है ना। और चूंकि वो आइसोलेट कब होगा, जब वो गैसियस एटम के फेज में होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक बात आप कंडीशन में पढ़ते हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको सबसे पहले लेना होता है अगर आप किसी भी एटम में आयनाइजेशन को निकालना चाहते हैं। और ये सब क्यों होता है उसके बारे में मैंने ये सब बात बताई। ऐसा नहीं कि रैंडम अपने से जबरदस्ती आप बोल देते हो कि नहीं गैसियस आइसोलेटेड एटम से ही हम करेंगे, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, और वो ये है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, किसी एटम से अगर आप आयनाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कराना चाहते हैं, आयनाइजेशन में ले जाना चाहते हैं, तो आयनाइजेशन में लाने का तरीका क्या है कि हमें पहले उस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस के बाद सेपरेट होना, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। अब कुल मिला के हम यहाँ पे जरा समझे, ये इलेक्ट्रॉन आपने कैसा बना दिया, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम आ गया, और इससे आपको इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर करना होगा, वैलेंस सेल का, क्योंकि उसी से हमें मतलब है। तो वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन आप इसको बाहर करना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर करना हुआ तो ऑब्वियस बात है इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव जो चार्ज है न्यूक्लियस का,
उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जेड इफेक्टिव। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हर बात आपको किस प्लेटफॉर्म पे से पढ़नी होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। फिर यहाँ पे आ गए, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये बंधा हुआ है, और ऑब्वियस बात है कि अगर आपको इसको बाहर करना है तो क्या करना होगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो इसके साथ बंधा हुआ है। तो अगर आप इसको एनर्जी दे देंगे तो एनर्जी, ऑब्वियस बात है, एक एनर्जी का एक क्वांटिटी होगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तभी तो छोड़ के बाहर होगा, अदरवाइज वो क्यों जाएगा? ऑब्वियस बात है, उसको अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत आसानी से, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस से मिलता जाएगा तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ के चला जाएगा, उसको कहीं ना कहीं से बाहर से बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी मिला होगा, तभी जाके वो लीव कर देगा। और आपने एटॉमिक में एक बात पढ़ी है, ध्यान करिए, एटॉमिक में आपने ये बात पढ़ी है कि कोई बोहर्स मॉडल में कि पर्टिकुलर आयंस में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको बाहर करने के लिए, आयनेशन का एक और मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेल पे इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। मेरी बात समझ आ रही? तो इनफाइनाइट सेल का मतलब क्या हुआ? बाहर। इनफाइनाइट मतलब वही है जो है नहीं। तो आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि हम जब इनफाइनाइट सेल में ले जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप उस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं। तो हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं? हम लोगों ने वहां ये जाना था कि जिस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस सेल में होगा वो एनर्जी नेगेटिव होता है। अगर आप उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी उसको दे देंगे तो वो उस सेल को छोड़कर बाहर चला जाता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने की है, तो इस पर मैं फिर दोबारा से आपको याद दिला रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ उस पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर आप उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी उसको दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस सेल को छोड़कर बाहर चला जाएगा, या आप बोल सकते हो इनफाइनाइट सेल में चला जाएगा, या एक तीसरा टर्म आप यूज कर सकते हो कि वो आयनाइज हो जाएगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस पूरे न्यूक्लियस के सराउंडिंग से बाहर करने के लिए, यानी इनफाइनाइट सेल में ले जाने के लिए, जितनी एनर्जी को हमें देना होगा, इसको, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी आप देंगे दरअसल वही एनर्जी जो होगी, वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, उसको आप नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों टर्म एक ही बात है। ठीक है? मैं फिर अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं। तो आप ये बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मेरी बात एक एक लाइन से सुनिएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम gaseous isolated atom is known as ionization energy और ionization potential। सिंपल सी बात है, आपको एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा रहे हैं, जितनी एनर्जी लगेगी उसको बाहर करने के लिए, वो एनर्जी दरअसल आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप ये बात यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, एनर्जी required to remove an electron from gaseous isolated atom is known as ionization energy। ठीक है? तो ये आप सिंपल सी बात कर सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब मैं पूरी बात फिर समझा दूं आपको, और इनका ये जो बात हम लोग, पहले तो हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, उसका मीनिंग क्या है, फिर इन सब चीजों पे भी आएंगे। तो एक बार मैं फिर पूरी डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। Energy required to remove an electron from gaseous isolated atom is known as ionization energy। तो ये वर्ड बड़ा ट्रेडिशनल सा डेफिनेशन होता है, सबको याद रहता है, बट मेरा बार बार बोलना आपसे यही है कि उस लैंग्वेज को हटाकर, उसके एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे और उस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से नहीं ढाल लेंगे, तब तक ये आपसे दूर रहेंगे ये टॉपिक।
तो आपको कोई भी टॉपिक इस लेवल पे पढ़ना है कि उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक क्वेश्चन को थिंक करने की, क्वेश्चन को फ्रेम करने जैसी कैपेसिटी बहुत थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन फ्रेम करने लगो अभी, लेकिन जिस समय आपके अंदर ये सोच आने लगे कि मैं भी क्वेश्चन डेवलप कर सकता हूँ, और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, मतलब कुछ भी नहीं पूछने का मतलब होता है, तो आप उस समय उस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हो रहे होंगे। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले तो ये आयनेशन की बात आ गई कि आयनेशन, पहले तो मैंने जनरल बात बताई कि आयनेशन का मीनिंग क्या है, फिर आप इस बात को समझ रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन भी आपने समझ ली। अब मैं जरा स्पेसिफिक पॉइंट पे आता हूं कि ये जो आयनेशन एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और फिर हम बाद में इस बात पे भी आएंगे कि कैसे उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड किया जाता है, कैसे बढ़ता है या घटता है, और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अभी जो बात की, अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझना है, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन वाली बात कर रहे थे, उसकी डेफिनेशन पे आ गए। अब जरा समझिएगा, जेड इफेक्टिव जो हो गया वो प्रोपोर्शनेट टू होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। तो हमने एक सिंपल सी बात की, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतना ज्यादा आपको क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा। ऑब्वियस बात है, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इस पे मतलब कि बाद में भी लौटेंगे। तो मैं एक गैसियस एटम ए ले लेता हूं और यहां से मैंने A+1 बना दिया, गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा इस रिएक्शन का, जो डेल्टा H बोला जाता है, जो एनर्जी लगता है, उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, ये ऑब्वियस बात है पॉजिटिव एनर्जी होगी, आप दे रहे हैं। ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, आप एनर्जी दे रहे होंगे तभी जाके प्रोसेस होगा। तो इसी डेल्टा H को आप IE फर्स्ट लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। क्लियर बात? इसी तरह से अगर मैं A+ बनने के बाद आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें और यहां A+2 बना दिया आपने, ठीक है, तो ये जो डेल्टा H2 होगा, यहां 1 मैंने माना है, तो ये IE सेकंड बोला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। और फिर यहां पे A+2 अगर आ जाए तो A+3 की बात भी यहां पे हम लोग कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, IE थर्ड। ठीक है? तो ये तीनों स्टेप आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए। तो इस तरह से हम आयनेशन कर देते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो आयनेशन एक जनरल टर्म की है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट आप बोल सकते हैं। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे होते हैं तो आप उसको बोलेंगे आयनेशन एनर्जी सेकंड, और जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे होंगे तो आयनेशन एनर्जी थर्ड। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा सर अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से कैसे भी नहीं निकालते रहोगे, उसकी अपनी लिमिट्स हैं, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। जब भी निकलेगा उसके तरीके होते हैं, तो आगे चल के वो भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा आयनाइजेशन एनर्जी को और अच्छे से समझने के लिए और डिफाइन करने के लिए। ठीक है? तो एक चीज जैसे मैं आपसे बोलूं, एक एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि सोडियम सॉलिड है और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मान लीजिए दिया गया x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ऐसे दिया गया, एक वैल्यू दे दी गई। ठीक है? ये डिफाइंड डेटा होगा, इस पर तो आप कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पे निकालना है।
और मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और फिर मैंने आपसे बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2.3 ग्राम सोडियम गैसियस एटम टू सोडियम आयन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिया। ये एक बहुत बेसिक बात है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको डेफिनेशन भी समझाना चाहता हूँ। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ क्या क्वेश्चन क्या है। आपके पास मान लीजिए मेरे पास क्या है, अभी आपने मोल भी पढ़ा है, तो छोटे छोटे चीजों को यूज करना भी आपको आना चाहिए। आपके पास 2.3 ग्राम सोडियम के गैसियस एटम है, ठीक, और हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पूरी तरह से सोडियम आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो आपको ऑब्वियस बात है कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपसे पूछा जा रहा है वो टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक। तो चूंकि हमारे पास सोडियम के गैसियस एटम है तो हम बिल्कुल लास्ट में हैं। अब उसके बाद जो भी एनर्जी दी जाएगी सीधा वो किस में बदल जाएगा, आयंस में। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो 2.3 ग्राम सोडियम गैस है उस पे जैसे ही आप एनर्जी देंगे, मान लीजिए मैंने ई एनर्जी दे दी, ठीक है, तो सीधा सीधा ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले तो मोल से बदल देते हैं। तो मोल से निकालने का तरीका क्या है, 2.3 W by M, एटॉमिक मास कितना है 23, तो दिस इज 0.1 मोल। क्लियर। अब जरा आयनाइजेशन का डेफिनेशन समझिएगा। इसका डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन से आपने क्या निकाला, एनर्जी required to convert 1 mole sodium to sodium ion, यानी 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही मतलब हुआ इसका। अगर आप इसको डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सोडियम को आपको अगर आयन से बदलना है तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक। तो 1 मोल से 1 मोल को बदलने के लिए आपको x चाहिए, तो हमारे पास कितने मोल है, 0.1 मोल। तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 0.1 मोल सोडियम गैसियस कितना होगा, 0.1 इंटू एक्स। तो एक सिंपल सा आंसर आपके पास ये आ गया। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि डेफिनेशन को कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आप ऐड करेंगे। तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लूंगा। तो इस तरह से चीजों को हमें कनेक्ट करना आना चाहिए कि आयनेशन एनर्जी को हम समझ कितना रहे हैं, ठीक है। मैं फिर छोटी सी बात यहाँ पे समझा दूं। हमारे पास मैंने जैसे कि अपने से एक एग्जांपल ले लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम का है वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल है, ठीक है। आप कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर हमारे पास 2.3 ग्राम सोडियम है, ठीक है, और 2.3 ग्राम जो सोडियम है वो गैसियस एटम है और उसको आपको कन्वर्ट करना है आयंस में, कंप्लीट आयनाइजेशन कराना है, तो आपको कितना एनर्जी चाहिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया मोल कॉन्सेप्ट की तरह कि इसका मतलब क्या है, 1 मोल को बदलने के लिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 0.1 मोल अगर है तो उसके लिए 0.1 x चाहिए, ठीक। छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें कि इसका मीनिंग क्या है, और आप इस तरह की चीजों को पढ़ के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक एग्जांपल मैं इसी तरह का और आपके सामने रख दूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4.6 ग्राम सोडियम सॉलिड है, ये ध्यान रखिए मैंने थोड़ा सा बदल दिया, और इसको हमें पूरे के पूरे सोडियम आयन गैसेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ई कितना लगेगा ये बताना है, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास दो डेटा है, एक डेटा है सब्लिमेशन एनर्जी का
और वो मान लीजिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। और दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो मैंने लिख दिया y इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। क्लियर, ये दोनों डेटा है आपके पास, और इनका यूज करते हुए आपको इस कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो निकालनी है, ठीक। अब थोड़ा एक स्टेप हम और पीछे चले गए, और अब क्या किया हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास सॉलिड नहीं था, ये गैसियस एटम था, और इससे हमें इस पे जाना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे पहले सोडियम सॉलिड से आपको सब्लिमेशन कराना होगा, तो आपको सोडियम गैस पे जाना होगा, ठीक, ये जाना होगा, इस पे कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें अगर एक मोल से, अगर ये एक मोल ले जाना है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, x पता है, और जब ये इसमें बदल चुका हो फिर आप इसको आयनाइज करेंगे, तो ये भी पता है। मतलब आपको दो स्टेप दिखाने, एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला और फिर ये। तो इससे पहले वाले में क्या था, हम केवल गैस से सीधे आयंस पे ले गए थे, लेकिन अब आपको दो स्टेप देखने होंगे, ठीक है। अच्छा, हमें मोल्स कितना दे रखा है, ग्राम अमाउंट, मोल्स निकाल लेते हैं, 4.6 डिवाइड बाई 23, तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स तो 0.2 मोल आ जाएगा। तो 0.2 मोल सोडियम सॉलिड को जब आप सोडियम गैस में बदलेंगे तो कितना एनर्जी चाहिए होगा भाई, 1 मोल को अगर चाहिए होता तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 0.2 मोल को चाहिए तो 0.2 x इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, ठीक है। और फर्दर आप इसको दोबारा से जब सोडियम आयन गैस में बदल देंगे तो इसके लिए भी फिर कितना चाहिए होगा, 0.2 y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना होगा, आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक सिंपल सा डेटा आप मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझते हैं, दोनों एप्लीकेशन इसमें बहुत आसानी से आप अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो ये जो बात समझा रहा हूँ आपको, वो केवल इतना समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप डेफिनेशन को बहुत प्रूवन करेंगे, डेफिनेशन को बहुत शार्प आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो उसको एक न्यूमेरिकल पॉइंट से भी मैंने यहाँ पे समझाया है। तो अब हम लोग बात दूसरे स्टेप पे करते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो काफी कुछ आपको पता है, बट मैं फिर भी कुछ आगे बताता हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें आप न्यूमेरिकली अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स की बात करनी है, और उन फैक्टर्स की बात करनी है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। तो उन फैक्टर्स की कई जो पॉइंट्स हैं, अच्छा अगर मोटे तौर पे जो बात की जाए तो आपको इतना सिंपल सा पता है कि न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ अट्रैक्शन है जो कि जेड इफेक्टिव है, और इसी जेड इफेक्टिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाइंड होता है, और अगर आप इसको बाहर करना चाहते हैं तो उतनी एनर्जी देनी होती है, ठीक। तो घुमा फिरा के कंक्लूजन ये निकलेगा कि जेड इफेक्टिव ही सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, आयनाइजेशन को लेकर। तो आप ये लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक फैक्टर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ने की, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मीनिंग सीधा सीधा आयनाइजेशन एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आप चीजें डिसाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे दूसरा फैक्टर, चूंकि इसी से रिलेटेड रेडियस भी होगा, तो रेडियस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं।
मतलब ये R जितना ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। अगर रेडियस किसी का बहुत ज्यादा है, बड़ा हो गया, तो ऑब्वियस डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो आप ये बोल सकते हो कि उसका जेड इफेक्टिव भी कम हो जाएगा, जिससे कि आयनाइजेशन एनर्जी में फर्क पड़ेगा। तो हालांकि ये सब एक दूसरे से डिपेंड तो कर ही रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो रेडियस जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम हो जाएगा। तो एक तो ये बात भी आप रिलेट कर सकते हो सीधा सीधा। तो हालांकि ये सब चीजें आपस में डिपेंडेंट भी है। अब मैं एक तीसरी बात की पे आता हूं, और वो है शील्डिंग। क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है, मैंने अभी बात बोली जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। और अगर आप शील्डिंग ज्यादा करते हो, अगर किसी एटम के अंदर शील्डिंग ज्यादा हो जाती है, तो शील्डिंग के ज्यादा होने का मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाना, कम हो जाना। ये अगर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू कम हो गई, और अगर ये कम हो गई तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर आपके लिए ये भी आ गया कि शील्डिंग किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगा। बात समझ आ रही? तो ये हालांकि ये सब बातें एक जैसी हैं, इसमें कुछ आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ रिलेटेड एक जैसा है। आप कोई पता है कि रेडियस जेड इफेक्ट, अल्टीमेटली जो मेन सोर्स है इस पूरी बात का वो जेड इफेक्टिव है। आपको पता है जेड इफेक्टिव पे रेट आर भी डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव शील्डिंग का ही केस है। तो अल्टीमेटली आप आयनाइजेशन एनर्जी को इन तीनों बातों से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ये तो बहुत कॉमन है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है जिसपे हम लोग बात करेंगे, और वो है आयनाइजेशन एनर्जी में हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबशेल की बात करें तो सबशेल क्या है, एसपीडीएफ। इसका मतलब जरा यहाँ पे समझ लिया जाए कि एसपीडीएफ इन्वॉल्वमेंट से क्या मीनिंग हो जाता है, कैसे आप उसको रिलेट करते हैं। ये भी हालांकि इसी से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एस, पी और डी और एफ अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इनकी शील्डिंग क्या होती है, बहुत, सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होगी, एस की। तो इसकी शील्डिंग अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन का, या जेड इफेक्टिव के बारे में आपको बताया था मैंने। तो यहां पर क्या बात होती है कि जो हमने अभी तक आयनेशन की बात की उसमें सिंपल सा सेल की बात की है, ठीक है ना, हम सेल की बात केवल करते हैं, सब शेल पे नहीं आए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन sp-df जैसे सबशेल या ऑर्बिटल में होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एक और फैक्टर आता है, वो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग, और जिसपे आपने एटॉमिक में पढ़ा है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, याद आ रहा है आपको। तो अब हम उसका भी केस देखेंगे जिसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड जैसे कॉन्सेप्ट को भी देखा जाता है, ठीक है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो अब हम मेजर जो पॉइंट है उसी पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं एस, पी और डी, ठीक है ना। तो ये सबशेल है, और आपको पता है एस के अंदर एक ऑर्बिटल है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी के अंदर ये 5। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने से पहले, आपने हालांकि पढ़ा है एटॉमिक, फिर भी बता देता हूँ। sp-df सबशेल भी हैं और ऑर्बिटल भी होते हैं, ये बात सुनिएगा क्या। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि s सबशेल, तो इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं बोलता हूँ p सबशेल, तो p सबशेल का मतलब होता है ये तीनों मिला के। और अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर px की या py की या pz की, तो दिस इज द p ऑर्बिटल, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ p ऑर्बिटल कई बार लिखा होता है, कई बार p सबशेल लिखा होता है, तो उसका मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। जब लिखा जाता है p सबशेल तो इसका मतलब वो पूरी बात की जा रही है, और जब मैं बात करूं p ऑर्बिटल तो इसका मतलब उस p सबशेल के किसी एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। क्लियर? कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप सबने
पता ही नहीं चला कि कब गलत हो गया। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, तो अब आपको एक आदत होती है, डी ऑर्बिटल आपने नहीं देखा, तो ऑर्बिटल किसी का भी हो इलेक्ट्रॉन दो ही रहेंगे। तो अब चाहे वो पी का ऑर्बिटल हो, डी का हो या एस का हो, ऑर्बिटल किसी का भी होगा उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सब शेल, तो आप जरूर उसमें 10 बता देते। तो इस तरह के, अब चूंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन आपको बहुत सारी चीजें गलत भी करा देता है। देखिए ये निगेटिव भी है, और अच्छी चीज क्या है, सब्जेक्टिव में जितना डिफिकल्ट पेपर होता था उतनी अच्छी चीज क्या होती थी, गलत होने के प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लीस्ट है। हाँ आपको नहीं आएगा, बस ये होगा गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और सही होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो अब जैसे मैं इसकी बात करूं, तो अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट बात आप कर रहे हैं, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पे सभी। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाए और यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये डी कर दिया जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इनको आप हाफ फिल्ड बोलते हैं। तो दरअसल क्या होता है, इन ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ऑर्डर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि फुल फिल्ड वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और फिर हाफ फिल्ड, और फिर इनकम्प्लीट फील्ड। इनकम्प्लीट से मतलब यहाँ पे ये है कि आप मतलब फुल फील्ड या हाफ फील्ड ना हो, उसके अलावा जो भी प्रेजेंस होगा उसको आप इनकम्प्लीट फील्ड मान सकते हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इस तरह से, तो इसका भी अपना रोल है, ठीक है ना। इसका रोल किस तरह से है, आयनाइजेशन एनर्जी में होगा। अब ये कैसे एप्लीकेशन होगा मैं उस पर भी आऊंगा, स्टेप वाइज आगे यूज करूंगा, बट फिलहाल अभी ये फैक्टर जानना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में किस तरह से है और किस तरह से फील्ड है, तो उस पे भी आयनाइजेशन एनर्जी का एक माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। ठीक, फिलहाल आयनाइजेशन एनर्जी का अभी मोटे तौर पे जो इफेक्ट है वो केवल इतना है कि हमें ये देखना होगा कि न्यूक्लियस के साथ वो इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली, किस स्ट्रांग फोर्स के साथ अट्रैक्ट है, यानी जेड इफेक्टिव। तो मेजर तो वही, बाकी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके जरा एप्लीकेशन पे आता हूँ। ये जो बातें हमने पढ़ी हैं इसका यूज बहुत है, ये पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं अभी यूज करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं उसी अब एक कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि उसका ट्रेंड कैसे आप देख पाएंगे। अच्छा, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल की जब बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में तो हमें एक लेफ्ट टू राइट मूव करने जैसा पाथ होगा, और यहाँ पे हम ग्रुप वाइज नीचे आ रहे हैं, तो किस तरह से इस पे वेरिएशन आएगा उसको लेकर हम लोग बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे वेरी करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो आप ये बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये सिंपल बातें हैं जिसपे कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं है। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल की आप बात करोगे, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटने लगेगी, सॉरी बढ़ने लगेगी,
आप चूंकि दिख रहा है यहाँ पे लगातार इंक्रीज कर रहा है जेड इफेक्टिव, और डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लगातार घटेगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे नीचे आओगे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, लेकिन जब आप इधर आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब मैं इसके जो मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन वाली बात कर रहा था उसका फैक्टर भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो वो किस तरह से यूज किया जाता है, तो हमें एक चीज यहाँ पे समझनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसको चाहे तो आप एक्सेप्शन की तरह भी समझ सकते हो, बट देखिए एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अभी हम लोगों को यूज नहीं करना था बट करना पड़ रहा है, तो एक्सेप्शन मतलब एक नई बात भी है सामने, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल इन दो जगह पे आपको समझ में आता है, एक तो ये और दूसरा इस फैक्टर को मैं भी यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए अब मैं सबका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो अगर मैं बात करूं लिथियम से बेरिलियम में बोरॉन में कैसे, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मैं इसके सबके कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। यहाँ 1s2 है और ये 2s1 है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, गैप करके बनाइएगा। यहाँ पे आया 1s2 2s2 और ये 2p1, फिर यहाँ 1s2 2s2 एंड 2p2, यही चीज यहाँ पे क्या आएगी 2p3 आ जाएगा, बाकी तो कॉमन है। फिर यहाँ पे आएगा 2p4 आ जाएगा और ये 2p5 आ जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं लिथियम, अच्छा एक जनरल ट्रेंड आपको पता है कि लगातार आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। बट अब दूसरी बात समझिए, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो यहाँ जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, सेकंड, यहाँ भी क्या है सेकंड, और यहाँ पे s ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, यहाँ भी s में, तो ये s1 है, तो मतलब ये देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब निकालने वाली बात होती है ना तो वो सेम सेल से कंपेयर किया जाता है, ये नहीं कि किसी का सेकंड सेल किसी का फोर्थ सेल आप कंपेयर कर दो, तो वो तो अलग बात हो गई ना। तो ये सेकंड सेल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये s1 है और ये s2 है, तो ये देखो हाफ फिल्ड है और ये क्या है फुल फिल्ड है। ऑब्वियस बात है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये तो हमें पता भी है। तो यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ ही रहा है, ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हो, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल वाली बात जो जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं चाहे तो अलग भी लिख देता हूँ। जब मैं बेरिलियम और बोरॉन की बात कर रहा हूं तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये 1s2 और ये 2s2 है, और यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 और 2p1 है। तो अब जरा मेरी बात समझिएगा, ये भी सेकंड सेल की बात हो रही है और यहाँ भी सेकंड सेल की ही बात हो रही है, तो आप कंपैरिजन हमेशा सेम सेल का कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये फुल फिल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2p1 है, ये तो इनकम्प्लीट फील्ड है ना लास्ट वाला, और अगर आप इससे निकाल देंगे तो उसके बाद फुल फिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये निकलना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, लेकिन इससे बहुत आसानी से निकल सकता है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस बात को लेकर जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की। अच्छा ये बात बताने के बाद भी एक छोटे से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये गैप जो होता है वो बहुत मेजर नहीं होते, है ना, लेकिन यही सब कॉन्सेप्ट हैं जिनको दिमाग में आपको चलाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है वो समझ लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, ये चीज आप तब कंपेयर नहीं करते जब यहाँ 3s2 या 2p1 लिखा होता, फिर हम ये बात नहीं कंपेयर कर सकते। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है सेकंड शेल की ही बात की जा रही, ठीक है। चलिए, तो आपने ये एक एक्सेप्शन समझा कि बेरिलियम से बोरॉन में जब आप बात कर रहे हो तो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है, बोरॉन का कम है, जबकि होना क्या चाहिए था, इस पे ज्यादा होना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दिख गया।
अब जरा मैं इससे और यहाँ पे फिर कंपेयर कर रहा हूँ। अब जरा फिर समझिएगा, यहाँ 2p1 है और ये 2p2 है। तो अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ 2p2 से निकल रहा है। यहाँ निकाल दोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, और यहाँ निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ज्यादा तो अब आयनाइजेशन एनर्जी में ऐसा कोई चिन्ह नहीं आ रहा, इसमें इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बल्कि इसका तो कम है ही। क्यों? क्योंकि इसके निकालते ही तुरंत कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो इससे कहीं ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कार्बन की। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ऐसे ही बढ़ाते जाए। यहां से यहां पे आ रहे हैं तो भी आपको दिख रहा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2p3 क्या है? एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फिलिंग है, तो स्टेबल है। लेकिन अगेन जब आप यहां पे पहुंचते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे, तो नाइट्रोजन से जैसे ही आप ऑक्सीजन पे आए, मैं फिर इस पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2p3 है और यहाँ पे 2p4 है। मतलब ये हाफ फिल्ड है ऑलरेडी, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फिल्ड होगा। तो मीनिंग क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इससे निकालना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा? इसका। तो ये फिर एक प्रॉब्लम यहाँ एक्सेप्शनली आ गई, और बाकी फिर इसके साथ आप दोबारा फिर वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के आपने एक जनरल ट्रेंड तो पढ़ लिया था आयनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद आपको ये बात और समझ में आई कि इसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आते जाएंगे, और वो सबसे पहले आप समझेंगे कैसे? जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ, हाफ फील्ड, फुल फील्ड जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आपने समझा है उसको बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक आप सबके अंदर डाउट क्या होगा कि क्या हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे रेगुलर ट्रेंड तो कभी नहीं लिख पाएंगे? तो उसके बारे में समझा दूं कि हम इन जनरल रेगुलर ट्रेंड मानते हैं, बट जब भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी की बात क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाए, तो आपको जरूर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके देखना होगा। समझ में आई बात? तो बिना उसके नहीं कर सकते। तो मैं इसको एक जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बात कर दूं, ये पूरी चीजें जो है उसको ग्राफिकली कैसे लिखें। अच्छा, इस पूरी बात को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दें, ठीक है ना? तो ये मैंने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मैं सब कुछ जो बात कर रहा हूँ वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, केवल पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड निकालते ही कन्फिग्रेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पहले किसका था? लिथियम का। तो मैं मान लीजिए पॉइंट में लिथियम यहां लिख देता हूं, ठीक है। उससे ज्यादा किसका हो गया? बेरिलियम का। तो मैंने यहाँ पे बेरिलियम बना दिया। और फिर क्या होगा? बेरिलियम से बोरॉन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, ये ध्यान रखिए बोरॉन को इसके नीचे मत जाइएगा। फिर बोरॉन से कार्बन फिर बढ़ा, तो आप यहाँ पे कार्बन भी दिखा सकते हैं। कार्बन से नाइट्रोजन में भी बढ़ेगा, तो स्लाइटली आप यहाँ भी बढ़ा दें, ये नाइट्रोजन मैंने लिख दिया। और फिर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ लिख दें, और फिर फ्लोरीन को आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, तो ये कुल मिला के आप इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो। मैं यहाँ कोई डेटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे N और O है, ये F है, ठीक। तो ये आपके पास एलिमेंट जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए देखिए एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बनाना है वो अब बहुत आसान काम है। आप सब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बहुत आसान काम हो जाता है। देखिए ग्राफ का बनना क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के लेवल को बढ़ा देता है। मैं अगर आपसे सिंपल सा पूछता कि आयनाइजेशन जी का ऑर्डर बताइए, बढ़ाइए घटाइए, तो आप सबको जनरली याद रहता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, ऐसे ग्राफ बना दिए मैंने, और ग्राफ बनाने के बाद इनको ABCD नाम दे दिया, और यहाँ बोल दिया मैंने ये पर्टिकुलर ये ग्रुप है, ये पीरियड के एलिमेंट्स इसमें लिखे, और मैं आपसे पूछ लेता पॉइंट दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एटम को, 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, आपको ग्राफ देखते ही ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना होता है। ग्राफ दरअसल क्यों पढ़ा गया? ग्राफ इसलिए पढ़ा जाता है कि आप बड़ी सी चीजों को बहुत सिंक्रोनाइज करके एक छोटे सेगमेंट पे ले आए।
और अगर आप उसको पढ़ लें तो पूरी बात समझ जाए। ग्राफ का मतलब यही होता है। लेकिन अब उल्टा हो गया है, क्वेश्चन अगर ग्राफ में आ गया तो एक अलग तरीके का टेरर हो जाता है उसका, तो आपको लगता है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। लेवल कितना भी हो, आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से यानी कॉन्सेप्ट से अलग नहीं होगा, तो आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी बात आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो मैं जो आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ उसमें आपने क्या क्या सीखा है, डेफिनेशन सीखा है, उसके अलावा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो आपको पता है। इसके अलावा कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका ट्रेंड होगा, कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे बढ़ रहा होगा और डाउन द ग्रुप जाने पे कैसे घट रहा होगा, और बहुत सारे एक्सेप्शनल केस जिसकी मैंने बात अभी की। एक और लास्ट पॉइंट पे बात कर दूं, ये जो हम पूरी बात कर रहे हैं वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की कर रहे हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम जब भी दूसरे आयनाइजेशन की बात करेंगे और फिर दूसरे के बाद तीसरे पे भी जा सकते हैं, तो एक जनरल टर्म्स को ध्यान रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा हमेशा सेकंड आयनाइजेशन होगा। ऑब्वियस बात है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। और फिर सेकंड से भी ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाला। तो आप एक जनरल टर्म में ये बात समझते हुए लिख देते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है उससे कहीं ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आप बता सकते हैं, और फिर उससे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड लिख सकते हैं। अच्छा, जब मैं ये ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो ये भी क्या होगा, एक जनरल पॉइंट है, लेकिन पर्टिकुलर हो सकता है दो एलिमेंट को जब आप चेक कर रहे हो तो उसमें वेरिएशन आ जाए, क्योंकि अब आपने ये सब भी पढ़ लिया है, एक्सेप्शन वाली बात है। तो इस तरह की बातों को लेकर अभी आपको बहुत सारा काम करना है। तो अब मैं आपको अभी फिलहाल आज के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की जितनी डिटेल मैंने बताई है उस पर यहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ। और अब आपके लिए दो टॉपिक हो चुके हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों को आप बहुत अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आप उसको पूरे अच्छे से जो भी पॉइंट्स हैं उसको अप्लाई करिए, और जो भी थ्योरेटिकल चीजें एनसीईआरटी को ज्यादा पढ़िए, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी, उनको आपको ध्यान रखना है और उनको बाकायदा उसके साथ नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और बातें, इसके कुछ एप्लीकेशन होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास एक नए प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, और इसका यूज क्या है इस पे भी बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप इस सब चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।